सकीब भाई, जो जो ये पूरे जो सामने चीजें दिख रही हैं, 12 साल में एफआईआर नहीं होती है, फिर उसके बाद यूडब्ल्यू एक नया एफआईआर करा देता है, और बड़ी चीज ये है कि उस एफआईआर की कॉपी सर्कुलेट होती है, जबकि जो आदेश था वो ये था कि एफआईआर की कॉपी किसी को नहीं उपलब्ध करानी है। इनफैक्ट जो आरोपी हैं उनको भी नहीं देने की बात थी। कांग्रेस ने, सुप्रिया सिन्हा ने इसको लेकर ट्वीट किया है बकायदा, ये सारी जानकारी देते हुए। ये बड़ा सवाल है कि आखिर जब आदेश ये दिया गया था कि ये बहुत ही गुप्त रूप से एफआईआर होगी, बहुत कॉन्फिडेंशियल एफआईआर होगी, उसके बावजूद भी पूरी एफआईआर सीलबंद लिफाफे में एफआईआर कराने की बात कही गई थी, लेकिन वो एफआईआर की कॉपी तो सर्कुलेट हो रही है। क्या मकसद है इनका? क्या ये दिखाता नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर दबाव बनाया जा रहा है, डराने की कोशिश हो रही है कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से, कि कांग्रेस पार्टी डर करके रहे कि हम राहुल और सोनिया को गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए आप सदन चलने दीजिए, सदन में एसआईआर के मुद्दे को मत उठाने की बात करिए, मत उस पर चर्चा कराने की बात करिए। रामलीला मैदान में जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको कट टू साइज कर दीजिए, इतना छोटा रखिए कि हमारे ऊपर कोई फर्क ना पड़े। डराइए, सिर्फ और सिर्फ डरिए, इसके लिए ये पूरा खेल हो रहा है। शकीब भाई। राम प्रकाश भाई, बड़ा सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज हुई है 3 अक्टूबर को और पब्लिक डोमेन में आई है 29 नवंबर को। कल एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर 3 अक्टूबर को दर्ज हुई है और पब्लिक डोमेन में आई है 29 नवंबर को। यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर मैं गलत हूं तो शायद ओम सैनी सर मुझे करेक्ट कर देंगे, जो मेरे पास सूचना है, या प्रशांत सर मुझे बताएंगे। सर, आप ओम सैनी सर कुछ कह रहे हैं? आप जो तारीखें बता रहे हो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। जी जी जी। ये अपने आप में एक मुअम्मा है, ना समझने का ना समझाने का। मिर्जा गालिब का एक शेर है, बिल्कुल उसी तरह से है। और अचानक से पब्लिक डोमेन में आना, यानी ये मेलाफाइड इंटेंशन है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये डराने की कोशिश है। अभी तक जो जांच चल रही थी वो जिसको भारत की राजनीति में जिस व्यक्ति को अनगाइडेड मिसाइल बोला जाता है, सुब्रमण्यम स्वामी नाम का ये व्यक्ति, जिसको इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने भगोड़ा घोषित किया था, ये सीआईए का एजेंट रहा है। तो इसकी शिकायत पर ये सारी जांच चल रही थी। और ईडी का कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है, 0.4% है कन्विक्शन रेट। और ईडी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी पर कैग जो संवैधानिक संस्था है, उसका जो पूर्व जो सीएजी विनोद राय है, उसने माफी मांगी है 2G स्पेक्ट्रम मामले में, कि उसने गलत आरोप लगाए थे 2,200 करोड़ रुपए के घोटाले के। सार्वजनिक रूप से कैग का जो मुखिया रहा है विनोद राय, उसने माफी मांगी है। और ये ईडी कोई संवैधानिक संस्था तो है नहीं, ये अमित शाह की प्राइवेट एजेंसी है। ये ईडी का मतलब एक्सटॉर्शन डायरेक्टोरेट है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं है, ये एक्सटॉर्शन डायरेक्टोरेट है। वसूली करो, विधायक को धमकाओ, या फिर अपोजिशन पार्टी के लीडर को डराओ। ये जैसे मोहल्ले में दादा नहीं होता है, दादा पालता है अपने लोगों को, चले बाबूला इधर, बाबू जलेला चल इधर निकल ले जाए, धमका के आ जाए उसको। ये वही काम कर रहे हैं ये लोग। मुंबई में जैसे भाई लोग का एक वो चलता है, पप्पू काड़ा इधर जाके धमका के आओ उसको, बिल्डर बोल खाली करने का जमीन को। तो अभी ऐसे चल रहा है। ईडी को बोला कि जाके सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज कर, बोल 14 दिसंबर का रैली कैंसिल करने को। ज्ञानेश अपना आदमी है, उसको कुछ नहीं होने देगा अपन। ये वाला चल रहा है खेल पूरा। ये असल में, और देखिए कि ईडी को 2018 में, अभी अजय सर बता रहे थे ना, कानून बना करके आप मतलब अपने हिसाब से अपने लोगों को कानून बना करके आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ज्ञानेश के लिए कानून बनाया, ईडी को असीमित अधिकार देने के लिए पीएमएलए के मामले में कानून बनाया। तो ये सब चल रहा है। और कोई ये कैबिनेट में बहस करा के तो ये कानून बनाते नहीं है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से अभी तक जितने अध्यादेश नहीं आए होंगे संसद में, उतना तो ये सरकार अकेले लेके आई है ऑर्डिनेंस, और उस पर आप कानून बना लेते हैं। तो ये तमाम चीजें देश की जनता भी देख रही है। लगाए ना हिम्मत। वे प्रशांत सर तो कह रहे हैं, भाई तुम लगाओ, राहुल गांधी को ले जाओ जेल, ले जाओ सोनिया गांधी को जेल।
ये दूसरा बेल्छी कांड हो जाएगा कांग्रेस के लिए, ले जाओ जेल उठा करके। मैं दावे के साथ कह रहा हूं उनसे, नहीं सर, सोनिया गांधी को जिस दिन इन्होंने हथकड़ी लगा के जेल में डाल दिया, सकीब भाई ये दिक्कत है ना, 24 सीट नहीं जीत पाएंगे आने वाले चुनाव में। सकीब भाई दिक्कत है ना, दिक्कत ये है कि बेल्छी कांड तो तब होता जब सोनिया गांधी राहुल गांधी की गिरफ्तारी अगर हो जाती और मैं उसके वही बोल रहा बाद हूं। इस देश में चुनाव होते, सुनिए ना, देश में चुनाव होते, वो चुनाव साफ सुथरे चुनाव होते, निष्पक्ष चुनाव होते, बिना किसी हाईजैकिंग के चुनाव होते, बिना एसआईआर के अपने मनपसंद लोगों को चुनाव वोटर लिस्ट में शामिल कराए चुनाव होते, बिना दिल्ली मुंबई से पैसे दे करके वोट कराने के लिए भेजे गए मोबिलाइज वोटर्स के चुनाव होते, तब तो बेल्छी कांड होता। लेकिन ये सारी चीजें जब होंगी तो ऐसे में गिरफ्तार करके भी कैसे नुकसान होगा भाजपा का? गिरफ्तार देखिए वो कर रामप्रकाश लेंगे, भाई, फिर उसके लोकतंत्र बाद में, मंचों से चिल्लाएंगे जैसे अभी जमानत की बात करते हैं। रामप्रकाश भाई, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है, और जब जनता अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करती है तो तमाम मशीनरी ध्वस्त हो जाती है, फिर दौड़ा दिए जाते हैं लोग, उल्टा टांग दिए जाते हैं। इसी दुनिया का इतिहास है ये, उल्टा टांग दिए जाते हैं लोग, संसद भवन में आग लगा के खुद को गोली मार लेते हैं जब जनता अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल करने पर आती है। मैं दुआ करता हूं कि कभी अपने देश में ऐसे हालात ना बने, लेकिन ये लोग इस देश को अब उसी दिशा में लेके जा रहे हैं। अभी इनको ये डर है, देखिए ये इम्पीचमेंट भी आने वाला है ज्ञानेश के खिलाफ। 35 सांसद जो हैं इनके, शिंदे, जदयू और नायडू साहब के हैं। 53 अपने अपने खुद के 240 के अलावा 53 इनके पास है। 53 में 35 इन्हीं तीनों के हैं, और इन्हीं तीनों से इनका रगड़ा चल रहा है। भाई इतना मैसिव मैंडेट मिलने के बावजूद अगर नीतीश जी, और 14-15 दिन होने को आए, अभी तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो पाया बिहार में, प्रोटेम स्पीकर विधायकों को आज शपथ दिलवा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सब कुछ बिहार की राजनीति में सामान्य है? अमित शाह क्यों कह रहे हैं कि कोई हार का, जीत का क्रेडिट नहीं ले, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। 10 दिन में 45 मर्डर हो चुके हैं बिहार के अंदर में, ये सुशासन बाबू की सरकार आई है 202 के बहुमत के साथ। तो ये आपको कुछ सामान्य लग रहा है? ये नीतीश जी को क्या समझ रहे हैं? नीतीश जी ने बंगला खाली करने का नोटिस भेजा, ऐसे ही भेजा है क्या? आप देखिए कि जो तेजस्वी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, जिस तेजस्वी को लानत मलामत लोग कर रहे थे, जिस आरजेडी की आलोचना हो रही थी, वो आरजेडी के लिए लोग सिंपैथाइज हो गए। उसका दूसरा पहलू ये देखिए आप, वो विक्टिम बन गई आरजेडी एक नोटिस पर कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करना पड़ेगा, और राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं कर रही है। नीतीश जी ने एक नोटिस निकलवा के विजय चौधरी से भेजवा दिया, खेल खत्म हो गया इनका। ये सब खेल चलता है। और नीतीश जी, आरएलएम ने, पता है आपको, कल पूरी की पूरी यूनिट भंग कर दिए, पार्टी की पूरी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यूनिट भंग कर दिया है राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने। आज विलय हो जाए, कल विलय हो जाए, कभी भी विलय हो जाएगा, नवासी तो ये आज और कल में आ जाएंगे बराबर। शिंदे उधर अलग ही लंका लगाने पर लगे हुए, ये कह रहे हम लंका लगा देंगे, वो कह रहे हम लंका लगा देंगे। इंपीचमेंट मूवमेंट आएगा, क्या पता शिंदे लंका लगा दें अपने 7 सांसदों के साथ पार्लियामेंट में। इनको डर नहीं है क्या? ये एक ऐसा गठबंधन बना के देश में सत्ता में है जिस पर कोई क्षेत्रीय दल इन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, और इसी बहाने इंडिया गठबंधन इंटैक्ट हो रहा है एसआईआर के मुद्दे पर। लेकिन ये एक अच्छा ये है कि भाई देखिए, इनकी गिरफ्तारी करने की इनकी हिम्मत है नहीं। अलबत्ता ये जरूर होगा कि अब जो 14 दिसंबर वाली रैली है, वो कांग्रेस की रैली ना होकर इंडिया गठबंधन की रैली हो सकती है। उसमें सपा अपनी ताकत झोंक दे, आरजेडी अपनी ताकत झोंक दे, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं स्टालिन वगैरह वो अपनी ताकत झोंक दे, हेमंत सोरेन अपनी ताकत झोंक दे, और इंपीचमेंट मूवमेंट जब आएगा, हो सकता है कि इधर इनके जो -293 सांसद हैं इनका वोट हो, और उधर से शिंदे साहब भी साथ, कुछ लोग या तो एब्सेंट हो जाएं, सदन से बाहर हो निकल जाएं। भाजपा के भी कुछ सांसदों के बारे में बंगाल से तो अक्सर खबर आ रही है कि आधा दर्जन से ज्यादा सांसद टीएमसी में जाने के लिए तैयार हैं, इस्तीफा दे के जाने के लिए तैयार हैं। क्या ठिकाना वहां विधानसभा चुनाव के साथ साथ 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव कराने पड़ जाए चुनाव आयोग को। भाजपा के जो जीते हुए 6-7 सांसद हैं 18 में से, वो रिजाइन मार के टीएमसी में जाने को तैयार है ममता के साथ। वो एसआईआर को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उनके खुद के इलाके में लोग उनकी घेराबंदी कर रहे हैं।
भाई हमने तुमको वोट देके इसीलिए जिताया कि तुम हमारी नागरिकता चेक करो। बंगाल का सेंटिमेंट थोड़ा दूसरा होता है, और वो जय बंगला का नारा उन्होंने दे दिया। जय बंगला जहां चल गया कि इनका बंगला खाली हो जाएगा दिल्ली में। तो ये देखिए, एक सामान्य सी राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति ये समझ रहा है कि ये कोई केस फेस है ही नहीं। एजेएल एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यंग इंडिया लिमिटेड एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दूसरे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता ही नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग तो वहां होगा ना कि जहां प्रॉफिट का मामला होगा। बिल्कुल शकीब भाई, लेकिन समस्या ये है कि आज भले ही नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उनके ऊपर इस तरीके के मामले दर्ज होंगे, और वहीं इसी देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से खड़ा होकर के एक बिना कहीं रजिस्टर्ड संस्था को एनजीओ बताने का काम करेगा। क्या गजब का जो है वो खेल चल रहा है देश में। मतलब संघ जिसका न कहीं न कोई माई है न कोई बाप है, प्रकाश भाई, इस देश में एनजीओ माना जाएगा। उसकी देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। देश का एक केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर बंगाल में 100 रुपए में हिंदू कार्ड बना के दे रहा है लोगों को, मतुआ समुदाय के लोगों को, अपने लेटर पैड पर, कि इसी को दिखा के तुम नागरिक बन जाओ और एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा, तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। पीला और नीला कार्ड बांटा जा रहा है 100 रुपए में। हिंदू होने का सर्टिफिकेट दे रहा है भाजपा का एक सांसद शांतनु ठाकुर बंगाल में। तो सब चलेगा। अब यही लोग तय करेंगे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हमको पता नहीं क्या करें, हमको कह देंगे कि साला तुम मुसलमान ही नहीं हो। तो एक चिट्ठी लिख देगा कोई, हमको बोलेगा कि शकीब को इस्लाम से खारिज कर दिए, अब लगाते रहो मेरे ऊपर फतवा। और हम मस्जिद जाएंगे तो पता चलेगा कि मस्जिद से भी जो है बोलेंगे भाई तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, अब आओ। अभी एक मैंने खबर देखी, कमाल की खबर है, मतलब हंसते हंसते मैं लौट गया। न भारत टाइम्स की एक खबर है, कोई पोप है वो किसी वहां गए, मस्जिद में गए, उन्होंने कहा कि पोप साहब मस्जिद में गए, जूता खोला, टोपी पहना, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी। अरे मूर्ख, ये अपना वाला जो नमूना है, ये जो मस्जिद खाड़ी देशों में घूमता रहता है, इसने कभी नमाज पढ़ी? इससे पूछा है कि मस्जिद में जा रहे हो तो जूता खोल के अंदर जा रहे हो, साफा भी बांध ले रहे हो, शेख के साथ वल्ला हबीबी भी कर ले रहे हो, नमाज भी पढ़ ले रहे हो। वहां जाके गले लगाते हैं, और यहाँ पूरी राजनीति मुसलमान नफरत पर डिपेंड करती है। यहाँ क्यों पढ़ेंगे नमाज? सवाल ये कि वो पोप है, वो नमाज क्यों पढ़ेंगे? वो गए अंदर देखने के लिए। मैं किसी मंदिर को देखने जाऊंगा, अगर अंदर जाके मैं देखने तो मुझे पूजा करना, हाथ जोड़ना मुझ पर मैंडेटरी है क्या? ऐसा कुछ है? अब कोई कहे कि शकीब अंदर गया, चप्पल उतारा, हाथ भी धोया, लेकिन हाथ नहीं जोड़े, कमाल है भाई।